हेलो एवरीवन। इस हफ्ते तो एक रोलर कोस्टर था। हफ्ते के बीच में क्रूड ऑयल का बढ़ना, यूएस ईरान के टेंशंस, एक शार्प सेल ऑफ भी आया। फ्राइडे को निफ्टी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई है, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। उसमें बैंक निफ्टी ने तो काफी अच्छा कमाल कर दिया। क्लोजिंग नंबर्स की बात करें तो फ्राइडे को 77,500 के पार सेंसेक्स क्लोज हुआ, करीब 800 पॉइंट ऊपर, करीब 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी भी 24,200 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ, एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर 240 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है, वो भी 1% ऊपर क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स वो 12 तक आ चुका है, 12.25 के आसपास 8% से ज्यादा क्रैश हुआ है इंडिया विक्स। मतलब कहीं ना कहीं शायद फियर कम हुआ है। अब ये यू टर्न आया कहाँ से? तो पहला रीजन है Q1 अर्निंग्स के मोमेंटम शुरू हो चुके हैं। टीसीएस का रिजल्ट आया है, इंडियन बैंक का रिजल्ट आया है, अडानी ग्रीन पे एक अपडेट है, एसबीआई एएमसी पे कॉर्पोरेट अपडेट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने वाला है करीब 11,600 करोड़ का। तो प्राइमरी मार्केट काफी बिजी चल रहा है। और सबसे अमेजिंग न्यूज, 31,700 करोड़ से ज्यादा का सिप का इनफ्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी का शॉक को एब्जॉर्ब किया है। तो इसी सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्राइडे को जो रैली आई है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स के ऊपर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स है वो कहीं ना कहीं एक शॉक एब्जॉर्बर बनता है मार्केट्स के लिए। और कहीं ना कहीं ग्लोबल फियर जो है वो कम होता दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। अब टीसीएस जो सबसे बड़ा दिग्गज है आईटी में और निफ्टी में भी सबसे बड़ा आईटी जायंट है, उसके साथ एक्सपेक्टेशंस तो हाई थे ही और इसके रिजल्ट्स ने भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को बीट किया ही है। इंट्राडे में करीब 4% तक ऊपर जाके आया, लेकिन क्लोज हुआ है 2069 के आसपास, करीब 1% ऊपर। अब मार्केट को क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। कहीं ना कहीं आईटी सर्विसेज का डिमांड में रिकवरी दिख रही है। फॉरेन क्लाइंट्स जो है वो अपनी आईटी की स्पेंडिंग अब थोड़ा सा शायद बढ़ाएंगे, अपनी जेब को खोलते हुए दिख रहे हैं फॉरेन क्लाइंट्स। तो गाइडेंस जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं क्वार्टर नंबर्स से भी। और गाइडेंस में एआई को लेके भी थोड़े पॉजिटिव थे। अब ये जो पूरा पॉजिटिव गाइडेंस है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है पूरे आईटी सेक्टर के लिए। और ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है अब आने वाले पूरे आईटी सेक्टर के अर्निंग सीजन में। बात करते हैं अब इंडियन बैंक। ये तो भाई पीएसयू का हीरो बन गया है, इंट्राडे में करीब 10% तक रैली किया था। अब रीजन सिंपल है, इसके भी Q1 के अर्निंग्स आए हैं। अब इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट ही 3,200 करोड़ से ज्यादा है, करीब 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब इंडियन बैंक के पॉजिटिविटी और इसके रैली के पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस है। एक तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग आया है, एसेट क्वालिटी इनकी काफी बेटर हो गई है। एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो भी उनके काफी कम हो गए हैं पिछले काफी क्वार्टर्स से। और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो इनका एनपीए काफी कम हो गया है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस को काफी अच्छी तरीके से बीट किया है और इंस्टीट्यूशंस ने कहीं ना कहीं अग्रेसिव बाइंग की है इंडियन बैंक में। अब ये जो पॉजिटिविटी है सिर्फ इंडियन बैंक को अप्लाई नहीं हुआ है, ये पूरे के पूरे पीएसयू बैंक सेक्टर पे अप्लाई हुआ है। निफ्टी का जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो 3% से भी ज्यादा रैली हुआ है फ्राइडे को। तो पीएसयू बैंक्स की तरफ फोकस दिख रहा है इंस्टीट्यूशंस का। अब लर्निंग यही है कि ग्लोबल पैनिक तो आता जाता रहेगा, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स कहीं ना कहीं बायर्स को अट्रैक्ट करता ही है। अच्छे जो फंडामेंटल्स होते हैं वो जीतते ही हैं इवेंचुअली, और डिप पे बायर्स हमेशा रिटर्न करते ही हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे फोकस करना चाहिए और ग्लोबल पैनिक को भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ हेडलाइंस के बेसिस पे पैनिक नहीं करना चाहिए। तो कुछ मेजर कॉर्पोरेट अपडेट्स है अडानी ग्रीन में और एसबीआई का जो आईपीओ आने वाला है। तो अडानी ग्रुप का जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, उसमें कुछ न्यूज़ है Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स को लेके। उन्होंने Q1 के ऑपरेशनल अपडेट्स को रिलीज किया है। उनके एनर्जी सेल्स करीब 30% पॉजिटिव है और उन्होंने अपनी रिन्यूअल कैपेसिटी को भी काफ़ी इंक्रीज किया है। अब रीज़न सिंपल है, नया कैपेसिटी में एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल खावड़ा प्रोजेक्ट है, राजस्थान सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स है। तो जितनी कैपेसिटी बढ़ेगी, जितना इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। अब जितना चीज़ें ऑपरेशनल होगी उतना जल्दी रेवेन्यू आने ही वाला है, ये सिंपल फंडा है। तो इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं अपडेट अच्छा लगा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। 1536 के आसपास क्लोज हुआ है, करीब 3.3% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो अब मेन पॉइंट यही ध्यान में रखने वाली बात है कि ग्रीन एनर्जी का मोमेंटम थोड़ा इंटैक्ट है। रिन्यूएबल की जो पूरी ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं एसबीआई फंड मैनेजमेंट के बारे में। आप सभी को पता ही है उनका काफ़ी बड़ा आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट वीक, और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। आईपीओ से पहले एसबीआई ने अपना 1.42% स्टेक बेच दिया है, करीब 1655 करोड़ रेस किया है उन्होंने। अब ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्री आईपीओ एक्शन है और ये वैल्यूएशन को अच्छी तरह
डिफाइन करता है, एस्टैब्लिश करता है और एक बेंचमार्क प्राइस सेट हो चुका है मार्केट के लिए। अभी जो स्टेक सेल हुआ है, उसका वैल्यूएशन पर शेयर देखें तो ₹574 के आसपास आता है, जो आईपीओ के अपर बैंड पे सेट है। और इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे टाटा एआईजी है, गो डिजिट है, बेनेट कोलमैन है, अज़ीम प्रेमजी फंड्स है। इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर चुके हैं, थोड़ा-सा आईपीओ में कॉन्फिडेंस दिख रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शायद ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 1.17 से लेके 1.2 लाख करोड़ के आसपास है, यानी 1.2 ट्रिलियन के आसपास। और ये वैल्यूएशन कहीं न कहीं इंस्टीट्यूशंस ने वैलिडेट कर दिया है। अब आईपीओ से पहले ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और 11,600 करोड़ का जो आईपीओ आने वाला है, उसके लिए एक हाइप ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। तो कॉर्पोरेट अपडेट्स जो है वो भी मार्केट्स को मूव कर सकते हैं। कैपेसिटी में अगर एक्सपेंशन होता है तो कंपनी के ग्रोथ के लिए पॉजिटिव ही होता है। आईपीओ आने से पहले इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेट करना ये कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है, लेकिन ये लिस्टिंग गेन्स के लिए कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बन रहा है, वो तो डेफिनिटली इंडिकेट करता ही है। अब एसबीआई फंड मैनेजमेंट का ये जो आईपीओ है, उससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि ये एक ओएफएस है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, यानी कोई फ्रेश पैसा जो है वो कंपनी की तरफ नहीं आने वाला है। ये सारा का सारा पैसा जो प्रीवियस शेयर होल्डर्स थे, उनको जाएगा। और इसमें सेलर्स एक तो खुद एसबीआई है और एक एमुंडी है। वो अपना स्टेक जो है वो ऑफलोड कर रहे हैं आईपीओ के द्वारा। अब फिर भी इसको लेके फिर भी अभी भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट लीडर है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी तगड़ी तरीके से ग्रो हो रही है, इसके बारे में आगे बात करने ही वाले हैं, कैसे सिप्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स लेके आए हैं। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑब्वियसली रिटेलर्स से ही आता है, एचएनआईज़ भी इंटरेस्टेड है, इंस्टीट्यूशंस भी इंटरेस्टेड है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि शायद ये एक लिक्विडिटी एब्ज़ॉर्बर बन सकता है अगले हफ्ते। अब आईपीओ की बात कर ही रहे हैं तो एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड का भी आईपीओ आ रहा है, मिल्की मिस्ट का भी आईपीओ है। मिल्की मिस्ट एक एफएमसीजी कंपनी है, डेयरी ब्रांड है। अब ब्रांड का नेम थोड़ा-सा फेमस है ही, तो इन्वेस्टर्स भी थोड़े इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसके अंदर। और एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड जो है वो एक टेक्सटाइल सेक्टर का एक कंपनी है। अब इसके आईपीओ के बाद ही पता चलेगा कि रिटेलर्स का एपेटाइट कितना है इस कंपनी को लेकर। अब बिग पिक्चर देखें तो ग्लोबली टेंशन्स तो अभी भी कम हुए नहीं हैं। यूएस ईरान फिर से लड़ ही रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कह ही दिया है ऑफिशियली कि सीज़फायर खत्म हो चुका है। लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है वो अब अभी भी कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टर्स अभी भी रेडी है आईपीओज़ में पैसा डालने के लिए। तो स्ट्रक्चरल कॉन्फिडेंस जो है वो इंडियन मार्केट्स में इंटैक्ट अभी तक तो है। तो ओवरऑल अगर एक बिज़ी आईपीओ कैलेंडर हमें दिखता है तो कहीं न कहीं ये हेल्दी साइन्स हैं मार्केट के लिए और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी सपोर्ट करता है आईपीओज़ को और मार्केट्स को। तो अब बात करते हैं बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि जब इतने महीनों में एफआईआईज़ हम सुनते ही थे कि एफआईआईज़ बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो आखिर में खरीद कौन रहा था? इतना पैसा आ कहाँ से रहा था? तो यही आता है कि डीआईआईज़ खरीद रहे हैं, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं। अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस किससे बने हैं? कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड से बने हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स से बने हैं, एचएनआईज़ से बने हैं, सुपर एचएनआईज़ से बने हैं। और इतने मैसिव पैनिक में भी, ग्लोबल पैनिक जो आया था, उसमें भी हमारे मार्केट्स बुरी तरह क्रैश नहीं हुए। डेफ़िनिटली नीचे आए हैं, बट एक दिन में जो सिंगल क्रैश देखने को मिलता है, लोअर सर्किट्स देखने को मिलते हैं, वो कहीं न कहीं हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स और कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड्स की वजह से। क्रूड ऑयल में स्पाइक आया, मिड वीक पैनिक आया और फिर भी एक रिकवरी हमें देखने को मिलती ही है। रीज़न सिंपल है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी। रिटेल इन्वेस्टर्स ने कहीं न कहीं डिप को बाय किया है। एम्फी ने हाल ही में एक ना जून का रिपोर्ट रिलीज़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एसआईपी के द्वारा 31,781 करोड़, यानी करीब-करीब 32,000 करोड़ सिर्फ़ एक ही महीने में सिर्फ़ सिप से आया है, एसआईपी के द्वारा आया है और इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये अभी तक का हाईएस्ट एवर मंथली एसआईपी इन्फ्लो है। मतलब रिटेल का कॉन्फिडेंस है और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी ग्रो हो रहा है, डोमेस्टिक पैसा जो है वो पावरफुल हो रहा है और एफआईएस के ऊपर डिपेंडेंस धीरे-धीरे कम हो रहा है, जो अच्छी बात है। कुछ नंबर्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल एयूएम 82 लाख करोड़ है, जो बहुत अच्छा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ओवरऑल बिग पिक्चर बात करें तो एफआईआईज़ ने बेचा, तो डीआईआईज़ ने खरीदा। डीआईआईज़ में कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एसआईपी जो है वो इंडिया का बिगेस्ट शॉक एब्ज़ॉर्बर बन रहा है। कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग पैनिक को बीट करता ही है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी सपोर्ट करता है मार्केट को और जो हेल्दी करेक्शंस होते हैं वो कहीं न कहीं एक बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी बनती है, ये हमें सीखने को मिला ही है। तो दोस्तों ये था वीडियो एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।